स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर बायोलॉजी ऑफ क्लास 10th हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So basically what is reproduction? It is a process in which a living organism produces new individual of its own type. So basically students, ये reproduction होता है क्या है? It is a process, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है या बनाता है न्यू इंडिविजुअल ऑफ इट्स ओन टाइप, अपने ही तरीके का न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, ठीक है, इंसेक्ट्स हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल अपने ही जैसा। ठीक है, जैसे कि डॉग है, डॉग रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर रहा है तो वो डॉग ही बनाएगा। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन है, समझ लिया हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है, हमने डेफिनेशन भी इसकी देख ली। अब करना ही क्यों है रिप्रोडक्शन, क्या इसके एडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है या नहीं है, बस ऐसे ही है। देखो, इसके बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज हैं जिससे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सो इसके आइए हम एडवांटेज देखते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज इसका ये है, इट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेसीज ऑन अर्थ। ठीक है, इसका मीन्स ये आप समझ भी गए होंगे कि अर्थ पे कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पेसीज की कंटिन्यूटी को एंश्योर करता है। मान लीजिए डॉग है, ठीक है, हम डॉग का एग्जाम्पल लेंगे। डॉग अगर रिप्रोडक्शन ही ना करें, वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें, मान लीजिए उनकी क्वांटिटी में भी, पॉपुलेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब वो सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सारे डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्पेसीज वहाँ से ख़त्म हो जाएगी अर्थ से। ठीक है, ये होता है। मान लीजिए ह्यूमन बींग, अगर ह्यूमन बींग, सोचो, इमेजिन करो ह्यूमन बींग रिप्रोडक्शन ही ना करें तो कितनी भी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आके अर्थ पे से सारे ह्यूमन बींग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन एंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर स्पेसीज ऑन अर्थ। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज ये है, इट क्रिएट वेरिएशन इन डीएनए विच लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसीज। अब देखो, इस एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझने वाले हैं। देखो, जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है। अभी डीएनए क्या होता है हम समझेंगे, आज यही हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपकी आज यही टर्म्स होने वाली है, डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं क्या है इसका ये वाला एडवांटेज। देखो, इसमें क्या होता है, जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही होती है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है। ट्रांसफर ऑफ डीएनए के जब कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल की वो करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है। जो उनके अंदर प्रेजेंट है, उनके न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है वो ट्रांसफर होता है ऑफ स्प्रिंग तक। ठीक है, अब जब ट्रांसफर होता है डीएनए का, तो आप देखना, आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखते हो, सिमिलर दिखते हो, बिल्कुल सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जब ट्रांसफर ऑफ डीएनए हो रहा होता है तो उसमें वेरिएशन आते हैं। क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं, जिस वजह से आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखते हो, सिमिलर दिखते हो। तो ये हमें समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट, तो हम सिमिलर क्यों दिखते हैं, एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं दिखते। जब ट्रांसफर ऑफ डीएनए हो रहा होता है तो तब क्या होता है, वेरिएशन आ जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम क्या दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, नॉट सेम, सेम नहीं दिखते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि हाँ क्या है, वेरिएशन ऑफ डीएनए, ट्रांसफर ऑफ डीएनए जब आता है तो चेंजेस आ जाते हैं वेरिएशन में। लेकिन ये स्टेबिलिटी कैसे कर रहा है भाई, स्पीसीज की स्टेबिलिटी देखो ऐसे करता है, हम इसे ना एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बैक्टीरिया की। देखो, ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड में बैक्टीरिया है, ये पेरेंट बैक्टीरिया है और ये ऑफस्प्रिंग है जिसे इन्होंने प्रोड्यूस किया है। जो पेरेंट बैक्टीरिया थे, इनके अंदर जो था 20 to 35 डिग्री सेल्सियस तक ही सर्वाइव कर सकते थे, मतलब इनकी टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर के बीच में, इतने टेम्परेचर की रेंज में सर्वाइव कर सकते थे। ठीक है, अब जब इन्होंने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करी तो इन्होंने ऑफस्प्रिंग बनाए, अपने जैसे बैक्टीरिया बनाए। ठीक है, जब ये बैक्टीरिया बने तो यहाँ ये क्या कर रहे हैं, 20 to 50 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब इन्होंने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करी पेरेंट बैक्टीरियाज ने, तो जब इन्होंने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करी तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए हुआ होगा। जब ट्रांसफर ऑफ डीएनए हुआ तो वेरिएशन आए होंगे, डीएनए में चेंजेस आए होंगे, तो जिस वजह से जब इनके डीएनए में जो चेंजेस आए हैं तो इसमें क्या हुआ है, देखने के लिए मिला है कि ये वाले बैक्टीरिया जो है 20 to 50 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखो इससे क्या होगा, कैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सर्वाइवल के चांस बढ़ेंगे। कैसे, मान लीजिए पौंड का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस जब इसका वो हो जाएगा टेम्परेचर, जो हमारे पेरेंट बैक्टीरिया होंगे वो तो डेड हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, उनका सर्वाइवल है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि वो तो 35 डिग्री सेल्सियस तक ही उनकी रेंज है। लेकिन जो ऑफस्प्रिंग आए थे इनसे, जिन्होंने जो प्रोड्यूस हुए थे पेरेंट बैक्टीरिया से, उनका सर्वाइवल कहाँ तक है, 50 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये 45 डिग्री सेल्सियस तक आराम से सर्वाइवल कर लेंगे। तो इस वजह से क्रिएशन जो होता है, वेरिएशन डीएनए जो आता है, ये जो होता है सर्वाइवल के चांस बढ़ाता है, और ये इस वजह से इवोल्यूशन में भी हेल्प करता है। ठीक है,
तो हमने ये देख लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और क्यों इसके एडवांटेज है। तो हमने देख लिया रिप्रोडक्शन क्या होता है, एडवांटेज क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, व्हाट इज़ प्रोसेस, क्या इसकी प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस पढ़ने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें कुछ टर्म्स का मीनिंग ज़रूर समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर हमें पूरे चैप्टर में यही टर्म समझ में नहीं आएगा, अदरवाइज हमें पूरा चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। सबसे पहले हम टर्म पढ़ेंगे डीएनए, सेकेंड क्रोमोसोम, थर्ड जीन, एंड फोर्थ क्रोमेटीन, एंड द फिफ्थ इज सेक्स और जर्म सेल, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, बट आज हम इसको बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ डीएनए, डीएनए क्या होता है। डीएनए बेसिकली इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कैरेक्टर। देखो, हम जो हैं अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। किसी किसी का आई कलर सेम होता है, किसी किसी की नोज़ की शेप सेम होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ट्रांसफर ऑफ डीएनए हमने समझा था, इसमें डीएनए डीएनए होता क्या है। डीएनए जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। हम लिख लेंगे यहाँ, ये जो होता है ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है, धागे की तरह होता है। इसमें क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स से कैसे दिखेंगे, कैसे हमारा आई का कलर होगा, कैसे हमारी नोज़ की शेप होगी, सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ये डीएनए के अंदर होती है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी ये है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक है एक तरीके का। इसमें क्या होता है, कैरीज करता है ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर करेक्टर, हमारा कैरेक्टर के बारे में, हमारा कैरेक्टर कैसा होगा, हमारी नोज़ की शेप कैसी होगी, हमारी स्किन कलर कैसा होगा, सब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है। तो एकदम क्लियर है डीएनए क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट आवर करेक्टर। सो नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोसोम, जीन एंड क्रोमेटिन। क्रोमोसोम पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रोमेटिन। अब हमारा डीएनए जो होता है ना वो जब स्केटेड फॉर्म में होता है, जब बिखरा पड़ा होता है, बिल्कुल स्केटेड होता है, चारों तरफ बिखरा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन। डीएनए क्या, डीएनए में हम समझ ले डीएनए क्या है। अब एक क्रोमेटिन हमने एक नाम दे दिया, जब डीएनए स्केटेड फॉर्म में होगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, क्रोमेटिन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्रोमेटिन। डीएनए जब हमारे स्केटेड फॉर्म में होगा, बिखरा हुआ होगा, कोई उसकी कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होगी, चारों तरफ बिखरा हुआ होगा न्यूक्लियस में सेल के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्रोमेटिन। बस हमने एक नाम दे दिया इसको, जब स्केटेड फॉर्म में होगा तो क्रोमेटिन बोल देंगे हम डीएनए को। तब जब यही डीएनए एकदम हाईली कोइल्ड हो जाएगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, क्या लिखा है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। जब यही डीएनए जो बिखरा हुआ था, कंडेंस्ड, वो स्केटेड फॉर्म में था, हमने स्केटेड फॉर्म को क्या पढ़ा अभी, क्रोमेटिन। जब ये क्रोमेटिन फॉर्म में था, स्केटेड फॉर्म में था, अभी क्या हो गया, कोइल्ड हो गया, बिल्कुल कंडेंस्ड हो गया, तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को हम बोल देते हैं क्रोमोसोम। डीएनए तो हमने समझ लिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब हमने नाम दे दिए हैं, जब डीएनए स्केटेड फॉर्म में होगा, बिखरा हुआ होगा, तो हमने उसको बोल दिया था क्रोमेटिन, और जब ये हाईली कंडेंस्ड होगा, एकदम सिकुड़ा हुआ होगा, तो हमने उसको बोल दिया है क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर एकदम। बस इसमें एक ये देखना है कि हमें क्रोमोसोम, वैसे तो डीएनए जो होता है सेल में न्यूक्लियस के हमें कैसे देखने के लिए मिलेगा, मिलेगा तो हमें क्रोमेटिन की फॉर्म में ही देखने के लिए, स्केटेड फॉर्म में ही बिखरा रहता है, बस बिखरा पड़ा रहता है डीएनए, ठीक है। तो हम उसका वो क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन की फॉर्म में हमें डीएनए देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में कब मिलेगा, मतलब ये सिकुड़ा हुआ कब देखने के मिलेगा, कंडेंस्ड फॉर्म में हमें कब देखने के लिए मिलेगा, या हमें तभी देखने के लिए मिलेगा ओनली सीन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड कर रही होती है तब हमें ये डीएनए क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कंडेंस्ड फॉर्म कर लेता है अपनी, ठीक है। जब ये सेल डिवाइड हो रही होती है तो कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, उसको बोल देते हैं क्रोमोसोम। अब वैसे तो भाई ये बिखरा पड़ा होता है, इसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन। तो हमने डीएनए समझ लिया, क्रोमोसोम पर समझ लिया, और क्रोमेटिन समझ लिया, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा, इसकी एक टर्म है जीन। अबे भाई जीन क्या होता है, जीन देखो कुछ नहीं है, अब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। देखो हम इसे इससे समझेंगे, ये हमने डीएनए बना रखा है, पूरा क्या है हमारा, एक डीएनए, कहा था ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड की तरीके से होता है। अब ये जीन क्या होता है, अगर ये डीएनए देखो मैं आपको ही बता देती हूँ, अगर ये डीएनए बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म होगा, एकदम सिकुड़ा हुआ होगा, तो उसको बोल देंगे हम क्या, क्रोमोसोम। अब ये भी पूरा में बिखरा हुआ होगा, ठीक है, उसको बोल देंगे क्रोमेटिन। हमने समझ लिया। अब ये डीएनए, जीन क्या होता है भाई, अब इस डीएनए, ये पूरा एक डीएनए है, ठीक है। अब इस पूरे डीएनए के अंदर तो सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो हम कहने लगे कि इसके अंदर आई के बारे में भी इंफॉर्मेशन रख रहा है कि कैसा कलर होगा, इसके अंदर नोज़ की शेप के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, स्किन कलर के बारे में इंफॉर्मेशन है, सब ऑल अबाउट सब के बारे में, ठीक है। अब मैं कहने लग जाऊँ कि उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि एक खाली आई, स्पेसिफिक
आई के कलर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या बोल देंगे, जो ये बेसिकली क्या होता है, सेगमेंट, स्पेसिफिक सेगमेंट, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए। हमने इसका क्या कलर, इसे डिवाइड कर लिया, मान लो इधर इतने में आई कलर है, इतने में जो डीएनए है ये आई कलर बता रहा है, इतना पार्ट डीएनए का नोज की शेप बता रहा है और इतना पार्ट स्किन कलर बता रहा है। तो हम ये जो पार्ट होते हैं, स्पेसिफिक पार्ट जो होते हैं डीएनए के, उसको हम बोल देते हैं जीन। ठीक है, क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा 5th पॉइंट यहाँ पे, सेक्स और जर्म सेल। देखो, हमने समझा था कि हमें पता है कोई ना कोई काम कराने के लिए स्पेसिफिक सिस्टम होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, स्पेसिफिक सेल होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा सर्कुलेशन कराने के लिए, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है पूरा, और डाइजेशन सिस्टम है डाइजेशन कराने के लिए, पूरा एक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही कुछ भी प्रोसेस कराने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लाइक सेल, ऑर्गन और अ होल सिस्टम। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन कराने में कुछ ना कुछ चीज़ें तो इन्वॉल्व होंगी, तो वो होती हैं सेक्स और जर्म सेल। क्या बोलते हैं उनको, सेक्स और जर्म सेल। ये क्या होती हैं, दीज आर द सेल प्रेजेंट इन बॉथ मेल एंड फीमेल। ये फीमेल में भी होती हैं और मेल में भी होती हैं। ये एक ऐसी सेल होती है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक सेल, ये एक ऐसी सेल है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। ये ही एक ऐसी सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन कराती हैं। ठीक है, अब इनको कोई नाम दे दिया बस हमने। मेल में जो रिप्रोडक्शन कराने वाली सेल होंगी उसको बोलते हैं हम स्पर्म सेल, और जो फीमेल में रिप्रोडक्शन कराने वाली सेल होती है उसको बोलते हैं ओवम। स्पर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ओवम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेक्स सेल क्या होती है, बेसिकली दीज आर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन कराती हैं। मेल की हमने रिप्रोडक्टिव सेल को बोल दिया स्पर्म, रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं, सेक्स सेल भी बोल सकते हैं, जर्म सेल भी बोल देते हैं। और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो होती है ओवम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अपना रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिए हमने अपनी। अब हमने देखा था यहाँ पे कि वेरिएशन ऑफ डीएनए, मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ डीएनए। तो आप सोचोगे ये डीएनए ट्रांसफर कैसे होता है, भाई हमारे पेरेंट्स के अंदर डीएनए है, अब उनका डीएनए हमारे अंदर कैसे आ जाता है। देखो कैसा आता है, हमने समझ लिया कि मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल है जो रिप्रोडक्शन करा रही है वो क्या है, स्पर्म है। ठीक है, और जो फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन करा रही है रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो ओवम है। ठीक है, तो जब स्पर्म जो है वो मेल की रिप्रोडक्टिव सेल है तो उसके अंदर फादर का डीएनए होगा, मेल मीन्स फादर का डीएनए होगा। और जो फीमेल है, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल है वो ओवम है, मीन्स ये रिप्रोडक्शन करा रही है। तो जब ये सेल है इसके अंदर डीएनए होगा, मदर डीएनए होगा। तो देखो हमने पढ़ा था क्लास 8 में, अगर आपको ध्यान हो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, हम गैमीट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। अब जब क्या होगा, स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होगा, जब ये आपस में फ्यूज करेंगे तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब देखो कैसे डीएनए का ट्रांसफर हुआ, स्पर्म आया, स्पर्म क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल थी, इसके अंदर फीमेल का वो सॉरी स्पर्म जो था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सेल थी, इसके अंदर मेल का डीएनए था। ठीक है, और ओवम जो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल थी, इसके अंदर फीमेल का डीएनए था। अब मेल का भी डीएनए आ गया, फीमेल का भी डीएनए आ गया, आगे दोनों का डीएनए। अब ये क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, स्पर्म और ओवम क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। तो ये क्या कर लेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। हमें पता है जब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम से क्या बनता है हमारा वो जाइगोट बनता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, फादर का भी डीएनए आ जाएगा, मदर का भी डीएनए। क्यों, क्योंकि स्पर्म का और ओवम का क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है, और स्पर्म के अंदर मेल का डीएनए था और ओवम के अंदर फीमेल का डीएनए था, तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। तो बेसिकली ऑटोमेटिकली फादर का भी डीएनए आ जाएगा और मदर का भी डीएनए, और यहीं से पूरी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है उसकी बेबी की। इसमें क्या होता है, जाइगोट बनता है, फिर हमारा एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर फीटस, वो हम आगे जाके पूरी इसकी वो पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अभी मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाई थी, एडवांटेज पढ़ाए थे, रिप्रोडक्शन पढ़ाया था। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए होता है कैसे। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा सब चीज़, खासकर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, सो थैंक यू।